India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौबार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उनके पति की हिरासत को चुनौती दी गई है। गीतांजलि ने हेबियस कॉर्पस याचिका में कहा है कि उनके पति को 26 सितंबर को लद्दाख में राज्य का दर्जा की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। गीतांजलि ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है जिसमें मेरे पति की रिहाई की मांग की गई है। एक सप्ताह हो गया है लेकिन मुझे अभी तक उनके स्वास्थ्य और हिरासत की शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सोनम वांगचुक एक नव प्रवर्तनकर्ता और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने लद्दाख में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दशहरा अवकाश के बाद 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत ने गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में कई एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महंत ने दावा किया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, जबकि सिंगापुर के अधिकारियों ने जांच में कोई गलत काम नहीं पाया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जांच को सीबीआई या एनआईए को हस्तांतरित करने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट जमा करने और मीडिया को पूर्वाग्रही रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की मांग जांच को सीबीआई या एनआईए को हस्तांतरित करना और एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में जांच करना, याचिकाकर्ता और उनके परिवार को गिरफ्तारी और उत्पीड़न से बचाना, पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट जमा करना, मीडिया को पूर्वाग्रही रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोकना, याचिकाकर्ता के घर को डिससील करना और बैंक खातों को अनफ्रीज करना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि निष्पक्ष जांच और मुकदमे का अधिकार व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश रेहाना बीवी मुंगली गुलबुल के निमंत्रण पर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे। आगमन पर न्यायमूर्ति गवई अपने परिवार के साथ मॉरिशस के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में गांधी जयंती समारोह में शामिल हुए और महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। एमजीआई भारत और मॉरिशस की एक संयुक्त पहल भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। अपनी यात्रा के दौरान न्यायमूर्ति गवई ने राष्ट्रपति धर्मवीर गकुल से मुलाकात की और शैक्षिक सहयोग और न्यायिक सहयोग पर जोर देते हुए भारत मॉरिशस की बहुमुखी साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। उनकी चर्चा में जीवंत सांस्कृतिक संबंध और मजबूत लोगों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हैं।
न्यायमूर्ति गवई ने उप प्रधानमंत्री पॉल रेमंड बेरेंजर से भी मुलाकात की, जहां भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधनों पर चर्चा हुई। शाम को मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश ने आंगतुक मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में एक आधिकारिक रात्रि भोज की मेजबानी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभिन्न गवाहों, कानूनों और साक्ष्यों से संबंधित देशव्यापी एफआईआर को एक साथ जोड़ना अस्वीकार्य है। कोर्ट ने आगे कहा कि एफआईआर को एक साथ जोड़ना तभी स्वीकार्य है जब एक ही घटना लेन देन से संबंधित कई एफआईआर दर्ज हो। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले में अपीलकर्ता के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने से इनकार किया, जिसमें विभिन्न स्थानीय कानून और गवाह शामिल हैं। अदालत ने अमीश देवगन बनाम भारत संघ मामले पर अपीलकर्ता के भरोसे को खारिज कर दिया, जिसमें टेलीविजन शो में प्रसारण के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की एक ही घटना से संबंधित एफआईआर को एक साथ जोड़ने की अनुमति दी गई। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दर्ज की गई कई एफआईआर एक ही घटना का हिस्सा नहीं थी। अमीश देवगन के मामले को वर्तमान मामले से अलग करते हुए जस्टिस चंद्रन द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया, उल्लेखनीय है कि इस मामले में अमीश देवगन के मामले में अपराध एक टेलीविजन शो में प्रसारित कथित आपत्तिजनक बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का था, जो उस मामले से अलग है जिसमें जमाकर्ताओं के निवेशकों की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिन पर आरोप लगाया गया कि फर्म ने उनके धन को इधर उधर करके उनके जीवन भर की बचत को नुकसान पहुंचाया। हम यह नहीं भूल सकते कि जांच के बाद यदि आरोप पत्र दायर किया जाता है तो विभिन्न स्थानों से जमाकर्ताओं के निवेशकों के रूप में गवाहों को पेश करके मुकदमा आगे बढ़ाना होगा। ऐसी स्थिति में सभी राज्यों की एफआईआर को एक साथ जोड़ना व्यावहारिक नहीं होगा। हालांकि अदालत ने प्रत्येक राज्य में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया। अदालत ने कहा, जैसा कि हमने देखा, तेलंगाना में 4 अपराध दर्ज किए गए, 3 आर्थिक अपराध शाखा साइबराबाद द्वारा और एक माधापुर साइबराबाद में, इसलिए माधापुर साइबराबाद में दर्ज एफआईआर आर्थिक अपराध शाखा साइबराबाद को हस्तांतरित कर दी जाएगी। एकल एफआईआर को एक साथ जोड़ने का आदेश खारिज किया जाता है। परिणाम स्वरूप याचिका का निपटारा उपरोक्त निर्देश के साथ किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को मिलाकर प्रत्येक राज्य में एक एफआईआर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दिवालियापन की कार्रवाई के निरस्तीकरण के दौरान किए गए लेन देन पर प्रभाव को लेकर प्रांतीय दिवालियेपन अधिनियम की धारा 37 के तहत संरक्षण केवल उन्हीं लेन देनों को मिलेगा जो वैध और निर्णायक रूप से किए गए हों। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदोरकर की खंडपीठ ने कहा कि अगर कोई हस्तांतरण जाली दस्तावेजों या बाद में रद्द किए गए आदेश पर आधारित है तो उसे विधिवत किया गया नहीं माना जा सकता और इसलिए क्षम्य खंड के अंतर्गत सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यह मामला 1963 में स्थापित साझेदारी फर्म मैसर्स गविसिद्धेश्वर एंड कंपनी में शेयर धारिता को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद से उत्पन्न हुआ था। 1975 में एक साझेदार की मृत्यु के बाद उनके बेटे और विधवा को भारी कर्ज के कारण दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालियापन के दौरान जिला कोर्ट ने अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर को निर्देश दिया कि वह मृतक के साझेदार के फर्म में एक आना शेयर को एक अन्य साझेदार मिस्टर आलम करीबाज सप्पा को हस्तांतरित कर दे, जो बिक्री के प्रस्ताव और स्वीकृति को दर्ज करने वाले दस्तावेजों पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया और माना कि हाई कोर्ट ने यह मानकर गलती की कि 1983 का हस्तांतरण विलेख अंतिम है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।
अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 37 केवल उन्हीं लेन देनों को संरक्षित करती है जो दिवालियेपन के दौरान वैध और निर्णायक रूप से किए गए हों। धारा 37 का संरक्षण सशर्त है और केवल तभी लागू होता है जब अंतर्निहित आदेश वैध हो। अगर विक्रय विलेख का आधार जिला कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के कारण रद्द कर दिया गया तो हस्तांतरण की कानूनी वैधता समाप्त हो गई और इसे विधिवत किया गया नहीं माना जा सकता। अपीली अदालतें विशेष रूप से दस्तावेजों की विश्वसनीयता से जुड़े मामलों में ट्रायल कोर्ट के तर्कसंगत निष्कर्षों को हल्के में नहीं बदल सकती। अदालत ने जिला कोर्ट के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि विक्री का समर्थन करने वाला कथित समझौता मनगढ़ंत है, जिसमें दस्तावेजों में विरोधाभास, मूल प्रतियों का गायब होना और समकालीन पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ विसंगतियों का हवाला दिया गया। अदालत ने अपील स्वीकार की, जिला कोर्ट का आदेश बहाल किया और अपीलकर्ता के साझेदारी अधिकारों को बहाल कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने करूर में अभिनेता से राजनेता बने विजय की रैली में हुए हादसे की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि अदालत ने राजनीतिक रैलियों के लिए सख्त शर्तें लागू करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि जब तक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बन जाते तब तक राज्य या राष्ट्रीय राजमार्गों के पास कोई रैली नहीं होगी। न्यायमूर्ति एम धन दापानी और न्यायमूर्ति एम ज्योति रमठ की पीठ ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस की जांच अभी शुरुआती चरण में है और सीबीआई जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ता हादसे के पीड़ित नहीं हैं। पीठ ने कहा, अगर पीड़ित लोग इस अदालत में आते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। आप कौन हैं इस अदालत को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। अगर जांच में कुछ गलत होता है तो आप आ सकते हैं, यह शुरुआती चरण है। अदालत ने राज्य सरकार और राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे राजनीतिक रैलियों या बैठकों के दौरान पीने के पानी और स्वच्छता सुविधाओं के लिए उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा अदालत ने कहा कि रैलियों में निकास मार्ग और पार्किंग की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। मदुरै पीठ ने इन निर्देशों को देते हुए 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें सीबीआई जांच की मांग, एसओपी बनाने की मांग और मुआवजे की मांग शामिल थी। 27 सितंबर 2025 को करूर जिले के वेलुस्वामिपुरम में टीवी की पार्टी की रैली में एक बड़ा हादसा हुआ जब विजय प्रचार कर रहे थे। अनुमानित संख्या से अधिक भीड़ आने से स्थिति बिगड़ गई, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। इस मामले में कई टीवी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तुगलकाबाद किले के पास अतिक्रमण हटाने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें केंद्रीय और दिल्ली सरकार के अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं। अदालत ने कहा कि समिति न केवल अतिक्रमण हटाने पर ध्यान केंद्रित करेगी बल्कि विस्थापित निवासियों के पुनर्वास के लिए भी उपाय सुझाएगी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 24 सितंबर के आदेश में क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और अतिक्रमणों का पता लगाने का भी निर्देश दिया ताकि उन्हें हटाया जा सके। अदालत ने कहा कि तुगलकाबाद किला एक प्राचीन स्मारक है और राष्ट्रीय महत्व का प्रतीक है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि इन अतिक्रमणों को हटाना होगा, न केवल 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के जनादेश का पालन करने के लिए, बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए। समिति में शामिल होंगे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के विभाग के सचिव, अध्यक्ष, एएसआई के महानिदेशक, दिल्ली आवास और शहरी विकास विभाग के सचिव, एमसीडी आयुक्त, दिल्ली पुलिस आयुक्त, डीडीए के उपाध्यक्ष, दिल्ली राजस्व विभाग के प्रभागी आयुक्त। अदालत ने समिति को पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं पर विचार करने का भी निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली आवास योजना भी शामिल है। समिति की प्रगति की रिपोर्ट 3 दिसंबर को दाखिल की जाएगी। केरल हाईकोर्ट ने सभी अदालतों में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अदालत एआई नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को अपनाने का निर्देश दिया।
यह टूल 1 नवंबर 2025 से राज्य भर की सभी अदालतों में अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा। अदालत एआई एक स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन टूल है जो गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया को आधुनिक और कुशल बनाएगा। नए निर्देशों के मुख्य बिंदु। नवंबर से गवाहों के बयान मुख्य रूप से अदालत एआई वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन टूल का उपयोग करके दर्ज किए जाएंगे। अगर अदालत एआई प्लेटफॉर्म टूल में कोई तकनीकी कठिनाई आती है तो अदालतें किसी अन्य प्लेटफॉर्म टूल का उपयोग करने के लिए मंजूरी ले सकती हैं और केवल आईटी निदेशालय हाईकोर्ट द्वारा अनुमोदित ट्रांसक्रिप्शन प्लेटफॉर्म टूल का उपयोग करेंगी। अदालतें डाटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेंगी। बयान दर्ज होने के बाद इसे जिला अदालत केस मैनेजमेंट सिस्टम या DCMS पर अपलोड किया जाएगा, जिससे पक्षकार और वकील अपने संबंधित डैशबोर्ड के माध्यम से बयान तक पहुंच सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फर्जी तस्वीर एक महिला के साथ साझा करने के आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, जिसके पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप है और जो वर्तमान में जासूसी के एक मामले का सामना भी कर रहा है। जस्टिस रजनीश कुमार और जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने आरोपी अरुण कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें FIR रद्द करने और गिरफ्तारी की सुरक्षा की मांग की गई। उनके वकील ने दलील दी कि संबंधित तस्वीर मूल रूप से 20 मई 2025 को डॉक्टर अजय आलोक नाम के व्यक्ति के ट्विटर हैंडल से अपलोड की गई थी, जिसमें अखिलेश यादव ज्योति मल्होत्रा नाम की महिला के साथ दिखाई दे रहे थे। इसके बारे में भारतीय मीडिया और खुफिया एजेंसियों का आरोप है कि वह पाकिस्तानी अधिकारियों से जुड़ी हुई है। यह दलील दी गई कि इस पोस्ट को सच मानकर याचिकाकर्ता ने स्तब्ध और दुखी होकर अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे शेयर किया और समाजवादी पार्टी के नेता पर राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ संलिप्त होने का आरोप लगाया। हालांकि ये भी दलील दी गई कि इसकी सत्यता का पता चलने के बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत अपने अकाउंट से पोस्ट हटा दिया। पक्षकारों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। उसने प्रतिवादी नंबर 4 को नोटिस जारी किया और प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। उसके बाद प्रत्युत्तर के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.